हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए पॉलिटी में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस है ये आपके यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, हो चुके हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है पक्का कमेंट करके बताइएगा और वीडियोस को पहले लाइक कर लिया, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा स्टाफ प्रमुख और डी रक्षा मंत्री। तो आपको ये बताना है भारत में जो सशस्त्र बल है इनके सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर कौन है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो सर्वोच्च कमांडर होते हैं सशस्त्र बलों के। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सेना, नौसेना, वायुसेना का औपचारिक नियंत्रण भी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो आपको ये बताना है कि हमारे संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक हम किसे मानते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रमुख भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी सेना प्रमुख। तो आपको ये बताना है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद किसी कारणवश खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वही इनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। और किस आर्टिकल में? तो संविधान के आर्टिकल 65 में इसका प्रावधान दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार संभालेंगे। और अगर वो भी अगर उपलब्ध ना हो तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो इस कार्यभार को संभालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है? ए ब्रिटिश सम्राट, बी अमेरिकी राष्ट्रपति, सी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और डी रूसी राष्ट्रपति। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो किसके समान है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी के पास होती है मंत्रिपरिषद के माध्यम से। तो याद रखिए किसके समान है? तो ये ब्रिटेन के समान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? ए केवल लोकसभा और राज्यसभा, बी संसद और राज्य विधानसभाएं, सी संसद, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, डी केवल राज्यसभा। तो आपको बताना है जो उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा और लोकसभा इसमें शामिल है। ये बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है केवल इसमें संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल है, इसमें राज्य विधानसभाएं शामिल नहीं होती है। इस बात को याद रखिए। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 66 में इसका प्रावधान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी एच.सी. मुखर्जी और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो जनजाति अपवर्जित क्षेत्र थे इसकी जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। इनको याद रखिएगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक व्यापक सलाहकार समिति का गठन किया था और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के लिए भी यही है, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं जो बहिष्कृत क्षेत्र है इसके लिए भी कौन है आपके? तो सरदार पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 26 नवंबर
1946। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर, सचिदानंद सिन्हा साहब इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? नहीं था बताना आप लोग को, ठीक है। ए के एम मुंशी, बी एन गोपालास्वामी अयंगर, सी एच एम बेग और डी टी टी कृष्णामाचारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो एच एम बेग साहब थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी सभी लोग क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम कैग कहते हैं, की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ए आर्टिकल 146, बी आर्टिकल 148, सी आर्टिकल 149 और डी आर्टिकल 150। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो कैग की नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो कैग है इनकी नियुक्ति जो आर्टिकल 148 के माध्यम से की जाती है और इसी में इनके नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल क्या है? तो बताएंगे सर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह इनका कार्यकाल होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। कैग को और क्या कहते हैं? जो कैग है इन्हें हम लोक धन का संरक्षक कहते हैं। ये भी टॉपिक आप याद रखिएगा। आर्टिकल, किस आर्टिकल में इनके कार्य की बात की गई है? तो बताएंगे सर आर्टिकल 149 से 151 है। इसमें जो कैग है इनके कार्य, शक्तियों और रिपोर्टों का प्रावधान है। ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और एक कार्यपालिका से पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 247, सी आर्टिकल 246 और डी आर्टिकल 292। तो आपको बताना है राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत ही जो राष्ट्रपति जी हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? युद्ध हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह, तीनों इसके कारण हो सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 का, इसी के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर उसी की जगह हमने विशेष विद्रोह का वर्ड का यूज किया गया है। और इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए राष्ट्रपति जी को कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक होती है और संसद की मंजूरी उन्हें 1 माह के भीतर लेनी होती है। प्रभाव क्या है? तो केंद्र से शक्ति बढ़ती है आप जानते हैं, और संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 365। तो आपको बताना है राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के थ्रू लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 85 के थ्रू जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं और उसे भंग कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी आपको पता होगा। ये किस प्रकार कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 83 में। किस में है? आर्टिकल 83 में आपका लोकसभा के कार्यकाल की बात की गई, जो कि 5 वर्ष का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? ए नीति निषेध तत्व, बी मूल कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार और डी संघ कार्यपालिका। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है वो किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका भाग 4 है इसमें आपका नीति निषेध तत्वों की बात की जाती है, जो कि आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बात करते हैं, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी लक्ष्य रखते हैं। और हाँ, ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ये भी आपको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग
जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? ए अनुच्छेद 122, बी अनुच्छेद 178, सी अनुच्छेद 315 और डी अनुच्छेद 300। तो आपको बताना है कि यूपीएससी है वो किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी को जो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया है, और यूपीएससी संबंधित जो अनुच्छेद है वो कहाँ से है? तो 315 से लेके 323 तक किसमें आते हैं? ये आपका संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। और इसका कार्य, भर्ती, सलाह, ये सब इस पर याद रखिए। हाँ, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि भाई जब आर्टिकल दे दिया गया तो क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कल्याणकारी राज्य है, यह किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है? ए आर्टिकल 38, बी आर्टिकल 50, सी आर्टिकल 362 और डी आर्टिकल 344। तो आपको बताना है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि अनुच्छेद 38 क्या कहता है? ये एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, जो कि राज्य को कल्याणकारी बनाने का एक निर्देश देता है। और ये क्या करता है? ये असमानताओं को कम करने की बात करता है, और ये डीपीएससी का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी समाजवाद और डी न्याय। तो आपको बताना है संविधान जब लागू हुआ था तो हमारे प्रियम्बल में इनमें से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, क्योंकि जो समाजवाद है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, जिसे आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं दी गई है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता और डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी स्वतंत्रता है जो प्रस्तावना में नहीं दी गई है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि आप जानते हैं प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, और इसमें आपका आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी धर्म का अधिकार। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, अब ये आर्टिकल 300A में आ गया है, और ये क्या है? कानूनी अधिकार है। पहले किस अनुच्छेद में था ये? तो पहले अनुच्छेद 31 में था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इस समय इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300A में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो संविधान है इसमें हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हाँ, जब संविधान प्रारंभ करने की बात करें, जब लिखा गया था उसमें यहाँ पे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, बट जो आर्टिकल 31 है इसके थ्रू जो संपत्ति का अधिकार है इसको हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया है। इस समय जो आपका संपत्ति का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 300A के तहत क्या है? कानूनी अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में कार्य करना किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो कारखानों में कार्य कराया जाता है ये किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 ये कहता है हमसे कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इन्हें
खतरनाक उद्योगों में आप नहीं लगा सकते हैं, और यह श्रम निषेध चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन का आधार है। और जो अनुच्छेद 23 है, इसमें हम क्या बात करते हैं, मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी के निषेध की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी एन राव, सी एच एन कुंजरू और डी वी एन मेनन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव साहब थे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी एन राव साहब को हम संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रारूप बनाया गया था संविधान का, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब आपको ये बताना है कि आपके जो टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 20 में। पक्का वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में इसको लिख के जाइएगा क्या कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलती है, हमें भी हेल्प मिलती है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको भी पता लगता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल शर्माने की बात नहीं, आपकी जो भी स्कोर हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी पक्का कमेंट में लिख के जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।